Hello everyone. So let's continue today's series of news editorial with value addition. आज हम देखते हैं कि आज हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है न्यूज़ जो हिंदू में आई है। फर्स्ट क्या है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। आफ्सपा आपको पता होगा JNK में भी लगा हुआ था पहले। तो अभी अमित शाह ने बोला है कि एक्ट कुड बी विड्रॉन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट बाय अप्रैल 1 ऑफ नेक्स्ट ईयर। उन्होंने बोला है कि ये जो है थोड़ा ड्रेकोनियन लॉ है, तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इस एक्ट को हम थोड़ा सा हटा दें। तो हमें इसका बैकग्राउंड जानना है। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट कौन सा था? 1958। उसमें उन्होंने क्या क्या एक्सप्लेन किया है? डिस्टर्ब्ड एरिया सेक्शन 3 में आते हैं अफ्स्पा के, आर्म फोर्सेस के एक्ट के। इसमें क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नर है स्टेट का या फिर एडमिनिस्ट्रेटर है यूटी का, जहाँ भी ये लगा है, वो डिक्लेयर कर सकता है पूरा या फिर कोई आधा पार्ट स्टेट का या यूटी का एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया। देन कम्स कि ये जो आर्म फोर्सेस स्पेशल एक्ट है, उसमें जो आर्म फोर्सेस है उनको क्या स्पेशल पावर्स दी जाती हैं। उसमें क्या था कि वो अननेसेसरली अपनी पावर्स को यूज़ करना शुरू हो गए थे, इसलिए ये न्यूज़ में अभी आया हुआ है। इसमें क्या था, वो आर्म फोर्सेस में क्या था कि वो 5 या 5 से ज़्यादा की गैदरिंग जो डिस्टर्ब एरिया में है वो उसको प्रोहिबिट कर सकते हैं और कुछ एक्शन ले सकते हैं। और इन एडिशन टू दैट, अगर कोई बंदा नहीं मान रहा है तो वो अरेस्ट कर सकते हैं कि अगर कोई सस्पिशन हो रही है कि लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा, अगर ये बंदा या ये इंसान जो है वो बाहर आ, तो अरेस्ट बंदा जो है वो फिर वो उनको कस्टडी में ले लेंगे। और करंटली ये इट इज़ एक्टिव इन 4 स्टेट्स ऑफ इंडिया। कौन कौन सी? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर एंड नागालैंड। इसमें भी वो बोल रहे हैं कि हम इससे भी इनको ख़त्म कर देंगे। देख लीजिए थोड़ी सी बैकग्राउंड। 2015 में त्रिपुरा ने इसको रिवोक कर दिया, 2018 में मेघालय ने भी रिवोक कर दिया, मतलब हटा दिया स्टेट गवर्नमेंट ने। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है क्या? 1958 में हुआ था, जो हमने पीछे पढ़ लिया डिस्टर्ब्ड एरियाज़ पे। पहले मणिपुर में लगा था 1980s में, बट उसमें जो एक्टिविस्ट मैम थे इरोम शर्मिला, जो आपने काफ़ी सुना भी होगा, बड़ी देर पहले वो बोलते थे कि मैं शादी नहीं करूँगी, आर्म फोर्सेस जो है एक्ट हटा दीजिए। वो हंगर स्ट्राइक पे थी सिंस 2000 में। और जो आर्मी ऑफिसर है वो किसी पे फायर कर सकते हैं, ओके अगर उन्हें लगे कि लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होने वाला है। सस्पिशियस पर्सन को वो अरेस्ट कर सकते हैं। कोई स्ट्रक्चर है, कोई घर है, उनको लगता है कि हो सकता है यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटी शुरू हो, उसको वो आराम से ख़त्म कर सकते हैं। आपने उड़ी मूवी में भी देखा होगा, वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं आर्म फोर्सेस वाले जी, ठीक है। देन कम्स, वो सर्च कर सकते हैं, कोई वारंट या एविडेंस नहीं चाहिए उनको, ये वारंट लेके आओ, ठीक है। देन कम्स डिफेक्शन। ये डिफेक्शन जो आपके एडिटोरियल में आया है उसमें उन्हें गोवा के हिसाब से बताया कि जो गोवा में मास डिफेक्शंस बहुत ज़्यादा हो रही हैं। 3 साल में जो स्प्लिट है 2 बार हो चुका है, तो इतनी डिसेबिलिटी है, इतनी वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है कि जो एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो डिस्टॉर्ट हो रहा है, लोगों का विश्वास उसमें से उठ गया है। आपने देखा होगा कर्नाटका में हुआ, बिहार में होता है, आ ही रहा है, हर साल हो रहा है बिहार में, ओके। और भी कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे रातों रात जो है लोग डिफेक्ट हो जाते हैं और दूसरी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो इसके लिए उन्होंने बोला है कि कुछ कायदे होने चाहिए, कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, नॉर्म्स होने चाहिए कि ये आयाराम और गयाराम जो 60s में था वो थोड़ा ख़त्म हो जाए, जो हरियाणा के मिनिस्टर ने किया था। इस पार्टी को छोड़ दिया, उस पार्टी में आ गया। तो हमें इसका बैकग्राउंड देखना है कि डिफेक्शंस क्या हैं। ये एंटी डिफेक्शन लॉ है जो 52nd अमेंडमेंट एक्ट दिया था 1985 में। उसकी वजह से क्या आया था, 10th शेड्यूल आ गया था बीच में। तो हमारे 10th शेड्यूल में क्या आता है, एंटी डिफेक्शन लॉ। और ये आपके एक बार क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो आर्टिकल कौन सा इससे इफेक्ट होता है? 102 सब क्लॉज 2 एंड 191 सब क्लॉज 2 MP एंड ML इज फॉर रिस्पेक्टिवली। डिफेक्टेड कौन कौन से हो सकते हैं? अगर वो इलेक्टेड जो मेंबर है वो गिव अप कर दे वोटिंग को। इंडिपेंडेंट मेंबर भी हो सकता है, नॉमिनेटेड मेंबर। एक्सेप्शंस क्या है? स्पीकर या चेयरमैन नहीं हो सकते हैं। पार्टी जो है मर्ज हो जाएगी, ओके। और जो सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है, डिसाइडिंग पावर किसके पास है? प्रिजाइडिंग अफसर, कि डिस्क्वालीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आप ये केस याद रख लीजिए, जी विश्वनाथ जजमेंट 1996 में।
एडवांटेज क्या होगी, स्टेबिलिटी होएगी, पार्टिसिप्लिन होगा, बट डिसएडवांटेज क्या होंगी कि जो मेंबर्स हैं वो फ्री कैम्प करते रहेंगे, वो कभी अटैच हो जाएंगे, कभी इधर चले जाएंगे, तो ये थोड़ा डिफेक्शन देख लीजिएगा। एंड द लास्ट इज़ ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम जो है ये रशिया की इन्वेस्टमेंट जो प्रोटोकॉल है, जो रशिया इनवाइट कर रहा है बाकी नेशंस को कि आइए हमारे जो फार ईस्ट वाला एरिया है वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कीजिए और डिमांड बढ़ाइए, सप्लाई बढ़ाइए और वो ग्लोबल सप्लाई चेन को इंक्रीज़ कर लीजिए। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हमें देखना है कि ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का बैकग्राउंड थोड़ा सा क्या है, हो सकता है पूछ लें। इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, 2015 में, और इसका क्या होस्ट नेशन इस साल कौन है, रशिया में ही हो रही है क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ की है, 7th है ये, और कहाँ है, व्लादिवोस्टॉक में। इसमें क्या है, इनकरेज करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट को रशिया के फार ईस्ट में और एक्सपेंड करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू बिजनेस फोरम्स इन फार ईस्ट ऑफ रशिया। तो फोकस क्या होगा यहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे, ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट पे फोकस करेंगे, मिनरल एक्सकवेशंस वगैरह पे फोकस करेंगे, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कैसे हो सकती है, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर का वहाँ पे क्या स्कोप है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।